नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक भर्ती परीक्षा 2026 की हिंदी सीरीज क्लास 4th में। आज ये हमारी हिंदी सीरीज की चौथी क्लास होने वाली है। इससे पहले हम 3 क्लासें ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने गद्य खंड से रिलेटेड 3 अलग अलग कहानियाँ जैसे लखनवी अंदाज, उसके बाद आपके नेताजी का चश्मा, एक कहानी है अभी जो कि मनु भंडारी जी की कहानी है। और आज हम पढ़ने वाले हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रेखा चित्र जो है बाल गोविंद भगत। सबसे पहले तो हम इस कहानी का लेंगे ओवरव्यू। पहले हम समझेंगे कि मुख्य पात्र कौन कौन से हैं, इसके बाद हम लेंगे इस कहानी का ओवरव्यू और फिर हम बताएंगे परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यदि आप चाहें तो जो मूल रेखा चित्र है उसे आप PDF डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं और बड़ा ही इंटरेस्टिंग रेखा चित्र है, आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। इसके बाद जो 20 मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आने की सीधी सीधी संभावनाएं हैं वो हम लेकर आए हैं। तो इसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपके 20 क्वेश्चन से जिसमें से आपके कितने नंबर आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा। यहाँ 0.25 की जो इस बार निगेटिव मार्किंग होने वाली है, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से क्या होगा, जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपका जो माइंड है वो प्रेशर को हैंडल कर पाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा MCQs को सॉल्व करना है। अब इसके बाद हम चलते हैं कहानी के ऊपर। कहानी नहीं है, रेखा चित्र है, रेखा चित्र के ऊपर चलते हैं। लेकिन एक बात मेरी ध्यान से सुनिए कि जो प्रीवियस हमने वीडियो करवाए हैं कृपया करके उन्हें एक बार देखने का प्रयास करें, क्योंकि इससे सीधे सीधे यदि 2 से 3 क्वेश्चन भी आ गए तो ये फ्री के नंबर है। कहानी या रेखा चित्र या सारांश हो गया आपका या निबंध हो गया, ये एक बार आप पढ़ोगे कहानी की तरह इसे सुनोगे आपके दिमाग में बैठ जाएगा और सीधे जो क्वेश्चंस आएंगे तो आप इन्हें आसानी से सॉल्व कर सकते हो और फ्री के यहाँ से नंबर बटोर सकते हो। यदि आपको अस्पताल सहायक भर्ती परीक्षा में इस बार सिलेक्शन लेना है तो भाई हिंदी पर कमांड करो। हिंदी में क्या है, बहुत ही ईजी चैप्टर्स होते हैं, जो दिया हुआ है सामने उन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे। तो यदि आप फ्री के नंबर भी छोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा गलत मामला बैठता है। इसके बाद हम करते हैं अपने रेखा चित्र की शुरुआत। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसमें मुख्य पात्र कौन कौन से हैं। सबसे पहला तो जो हमारा इसका मुख्य किरदार है वो है बाल गोविंद भगत साहब, जो कि 60 की उम्र से ऊपर के हैं और कबीरपंथी गृहस्थ साधु हैं जो हमेशा सत्य और खरा व्यवहार करते हैं। कौन है ये? कबीरपंथी गृहस्थ साधु हैं जो हमेशा सत्य और खरा व्यवहार करते हैं। इनका इकलौता बेटा है जो थोड़ा सुस्त और कमजोर है, जिसे लेखक ने यहाँ पर क्या बोधक संज्ञा दी हुई है। ये हमने मन से नहीं लिखा, ये इसी रेखा चित्र में लिखा हुआ है। सुस्त और थोड़ा कमजोर है, भगत साहब का बेटा बाल गोविंद भगत जी है, इनका बेटा के साथ थोड़ा सुस्त और कमजोर है, जिसे भगत जी सबसे ज्यादा प्यार और निगरानी देते हैं, क्योंकि ऐसे विशेष बच्चे विशेष स्नेह के हकदार होते हैं। भगत साहब जो है, इनका सोचना क्या है, इनकी थिंकिंग क्या है कि जो बच्चे थोड़े कमज़ोर होते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा प्यार मिलना चाहिए, क्योंकि वो इसके हकदार होते हैं। इसके बाद यदि हम भगत साहब की बहू की बात करें, किस्मत से बेटे की शादी हो चुकी थी, तो जो बहू है वो कैसी है, सुशील है, कुशल है, प्रबंधिका है, जिसने भगत जी को घर गृहस्थी की चिंताओं से मुक्त कर दिया। जो हमारी बिटिया होती है जो आगे चल के क्या बनती है, बहू बनती है, बहुत ही समझदार। मतलब मैं महिलाओं को सबसे ज़्यादा समझदार मानता हूँ, क्योंकि वो क्या करती है, पहले तो उनका मायका होता है, पहले तो उसे घर की तरह सजा के रखती है, फिर ससुराल में जाती है, वहाँ पर भी अपना जो है प्रतिष्ठा बना के रखती है ससुराल की भी। इसलिए बहू यहाँ पर भी जैसे बताया गया है बेहद सुशील कुशल प्रबंधिका, जिसने भगत जी की घर गृहस्थी को चिंताओं से मुक्त कर दिया। इसके बाद लेखक के ऊपर आते भगत जी के मधुर संगीत और उनके उच्च मानवीय आदर्शों के प्रशंसक है। जो रामवृक्ष बेनीपुरी जी है, ये इस रेखा चित्र में बताते हैं कि भगत साहब के वो कैसे संगीत के प्रशंसक हैं और उनके जो आदर्श हैं, उनके जीवन जीने के जो आदर्श है उसके बहुत बड़े रामवृक्ष जी प्रशंसक हैं। इसके बाद रेखा चित्र का घटनाक्रम क्या होता है, संगीत साधना। भगत साहब क्या करते हैं, संगीत साधना करते हैं। कैसे करते हैं, आषाढ़ की रिमझिम में धान में रोपनी होती है, जब आषाढ़ में क्या बोई जाती है, धान बोई जाती है, या भादों की अंधेरी रात होती है, या माघ की कपकपाती ठंड होती है, भगत साहब क्या करते हैं, अपनी जो खंजड़ी होती है, एक खंजड़ी एक वाद्य यंत्र होता है, ये याद रखना आप, खंजड़ी क्या होता है, एक वाद्य यंत्र होता है, जिसपे कबीर के पद गूंजते रहते हैं जो पूरे गाँव को आनंदित कर देते हैं। भगत साहब क्या गाते हैं, कबीर के पद गाते हैं जो पूरे गांव को आनंदित करते हैं। इसके बाद दूसरा घटनाक्रम इस रेखा चित्र में क्या होता है कि जो भगत साहब का बेटा होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु से हर कोई आहत होता है, किसी की भी मृत्यु हो हर व्यक्ति क्या होता है, आहत होता है। यहाँ पर तो भगत साहब के बेटे की ही मृत्यु होगी। अब इसके बाद इन्हें क्या होना चाहिए, आहत होना चाहिए, लेकिन होता क्या है देखिए
इनका इकलौता बेटा शांत हो गया, जो भगत जी के रोने के बजाय शव को सफेद कपड़ों से ढककर फूलों से सजाया, दीपक जलाया, गीत गाने लगे। उन्होंने बहू से कहा, यह रोने का नहीं उत्सव का समय है, क्योंकि आत्मा का परमात्मा में विलन हो गया। भगत साहब की थिंकिंग क्या थी? उन्होंने, उनके बेटे की मृत्यु हुई तो वो क्या हुए? रोए नहीं, विचलित नहीं हुए। उन्होंने उत्सव बनाया, गाने गाए, जैसा कि रेखा चित्र में दिया हुआ है। इसके बाद भगत सिंह ने क्या किया? जो भगत साहब थे उन्होंने कपड़े से ढककर फूलों से सजाया, दीपक जलाया, गीत गाए और बहू को बोला कि आत्मा का परमात्मा से क्या हो गया? मिलन हो गया। अब सामाजिक सुधार की बातें कैसे इस रेखा चित्र में आती है? भगत जी ने समाज की रूढ़िवादिता पर कठोर कड़ा प्रहार किया और 2 बड़े फैसले लिए। पहला तो जो बेटा शांत हो गया था, इनका मृत्यु हो गई थी, उसकी जो चिता थी उसको आमतौर पर अग्नि कौन देता? पुरुष देता है, लेकिन यहाँ पर क्या दिलवाया? अपनी बहू से अग्नि दिलवाई। दूसरा, श्राद्ध की अवधि पूरी होते ही बहू के भाई को बुलाकर उसकी शादी करवाने का आदेश दिया। सामाजिक सुधार की कौन सी 2 बातें ध्यान में आती है यहाँ पर? यहाँ पर बहू से पहला तो अग्नि दिलवाई, दूसरा श्राद्ध पक्ष के बाद क्या करवाया? बहू के भाई को बुलाकर दूसरी शादी करवाने का आदेश दिया। रेखा चित्र में बताते हैं कि बहू बहुत ज़्यादा रोई कि आप इतने बीमार हो, आप इतने बुजुर्ग हो चुके हो, मुझे आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। लेकिन भगत जी नहीं माने। उन्होंने कहा कि यदि तुम नहीं जाती हो तो मैं ये घर छोड़ के चले जाऊंगा। तो भगत साहब इतने बड़े क्या थे? आदर्शवादी आदमी थे। इसके बाद अंतिम समय भगत जी का कैसे निकला? बुढ़ापे और बीमारी में भी उन्होंने अपनी दैनिक दिनचर्या, कैसी दैनिक दिनचर्या थी उनकी? नदी में स्नान करने जाते थे, नियम व्रत नहीं छोड़े। एक सुबह जब गांव वालों का उनको संगीत नहीं सुनाई दिया, डेली संगीत गाते थे, जब गांव वालों को संगीत नहीं सुनाई दिया तो गांव वालों ने जाकर घर के अंदर देखा कि अरे भगत साहब को क्या हुआ है। देखा तो क्या हुआ? भगत साहब का केवल पंजर यानी मृत शरीर खटिया पर उनकी पड़ा हुआ था। तो इस प्रकार से इस रेखा चित्र का जो है ओवरव्यू आपको देखने को मिला। यदि आप विस्तार में रेखा चित्र को समझना चाहते हैं कि इसकी मान लो इसे कहानी यदि हम बोले तो इस कहानी को यदि आप डिटेल में समझना चाहते हो कि भगत साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप नीचे हमने कहानी भी दी हुई है, रेखा चित्र बिल्कुल विस्तार से दिया, आप पढ़ सकते हैं। अब यदि परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कौन से साहब? परीक्षा के दृष्टिकोण से बाल गोविंद जी की जीवन शैली, उनकी अटूट आस्था और उनके द्वारा सामाजिक सुधार के लिए उठाए गए कदम सबसे महत्वपूर्ण है। परीक्षा में इनसे जुड़े 3 सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। कौन कौन से? साहब। भगत जी संत कबीरदास जी को क्या कहते थे? अपना साहब मानते थे। वे उन्हीं के आदर्शों पर चलते, उनके पद गाते और खेत की पूरी उपज सबसे पहले कबीर पंथी मठ में भेंट स्वरूप चढ़ा देते थे। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता था कि भगत साहब की जो खेत में फसल पैदा होती थी, भगत साहब क्या करते थे? उनका भगत साहब जो है कबीर पंथी मठ में भेंट के रूप में चढ़ा देते थे। इसके बाद भगत साहब के यदि पहनावे की बात करें तो पहनावा और टोपी कैसी रखते थे? कबीर पंथियों की सी कनफट्टी टोपी पहनते थे, जो कानों के पास से थोड़ी दबी हुई होती थी। कपड़े के नाम पर सिर्फ एक लंगोटी और जाड़े में काली कमली ओढ़ते थे, ये भी ध्यान रखना है आपको। माला और चंदन, गले में कौन सी माला पहनते थे? तुलसी की माला, जड़ों की बेडोल, प्राकृतिक और खुरदरी माला पहनते थे और माथे पर औरतों के टीके जैसा लंबा रामनंदी चंदन लगाते थे। तो ये जो है कैरेक्टर का ओवरव्यू है। कैरेक्टर कौन है? बाल गोविंद साहब है, तो इनका कैरेक्टर भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यदि मूल रेखा चित्र की बात करें तो आप ये पढ़ सकते हैं। जो आपका वीडियो है इसके जब आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। आप वहाँ पर जाकर इस कहानी का और दूसरी जो अन्य रेखा चित्र या निबंध कहानियाँ जो व्यंग्यात्मक वर्णन दिया हुआ है उन भी चीज़ों को आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आप परीक्षा से पहले एक बार 5-7 मिनट का समय निकालकर इन कहानियों को जब पढ़ लेंगे तो आपके क्वेश्चंस ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे। अब हम इसके बाद आते हैं यहाँ पर, इसके बाद हम आएंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर। महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कौन कौन से हैं? हाँ, ध्यान आपको क्या रखना है, यहाँ पर 0.25 की निगेटिव मार्किंग है, मतलब यदि आपका 4 क्वेश्चंस गलत होते हैं तो आपके सीधे सीधे 1 नंबर कटने वाले हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व कीजिए। अभी परीक्षा में कितने दिन बचे हैं? आज 5 से 7 तारीख हो रही है शायद आज, तो परीक्षा में बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं, तो आपको पूरा समय जो है आपका ज़्यादा से ज़्यादा सेट पेपर लगाने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में देना चाहिए। इसके बाद हम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस की बात करें तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के लेखक कौन है? सबसे ऊपर हमने पढ़ा कौन है लेखक इसके? मनु भंडारी जी की तो अभी हमने कहानी पढ़ी, उनकी कौन सी है? एक कहानी है। अभी यदि नहीं सुनी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। क्या कहानी का नाम है? एक कहानी यह भी।
इसके बाद आता है यशपाल जी, स्वयं प्रकाश जी। स्वयं प्रकाश जी का कौन सी है? नेताजी का चश्मा, जिसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा। ये सब आपके चैप्टर से रिलेटेड है, आपके सिलेबस में ये सब चीजें, तो भाई इनको तो देख लो, इनको परीक्षा में आएंगे फिर आपको पछतावा होगा कि अरे यार बिल्कुल इजी क्वेश्चंस थे। इसके बाद यशपाल जी का है लखनवी अंदाज, तो आंसर क्या हो गया आपका यहाँ पर? रामवृक्ष वेनीपुरी। चलिए वीडियो को छोटा करते और फटाफट करते ताकि आपका ज्यादा समय यहाँ पर ना लगे। बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी थी? मेन कैरेक्टर जो थे हमारे बाल गोविंद साहब, इनकी उम्र कितनी थी? 50 वर्ष से कम, 60 से ऊपर, 70 से ऊपर या 80 वर्ष? बताइए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 20 क्वेश्चंस में आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए। यहाँ पर राइट आंसर क्या हमारा? 60। हमने जैसे एक बार ओवरव्यू देख लिया, हमारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। इसके बाद आता है क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत किसे अपना साहब मानते थे? अभी हमने पढ़ा, तुलसीदास जी को, सूरदास जी को, कबीरदास जी को या सरकार को? तो क्या आंसर है इसका? कबीरदास जी। फोर्थ, भगत जी सिर पर कैसी टोपी पहनते थे? ये भी हमने ओवरव्यू में देखा, कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी पहनते थे, ये राइट आंसर हो गया। पांचवा क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत के गले में किस पौधे की जड़ों की माला होती थी? नीम की, तुलसी की, गुलाब की या चंदन की? क्या राइट आंसर होगा इसका? तुलसी की माला होती थी। इसके बाद छठवा क्वेश्चन है, भगत जी के खेत में जो कुछ भी पैदा होता था सबसे पहले वे उसे कहाँ लेकर जाते थे? ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं 10th क्लास की एग्जाम में, 10th क्लास का सिलेबस है आपका, तो वहीं से उठाकर ही क्वेश्चन लिए गए और बिल्कुल आ सकते हैं क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। पूछ लेगा कि भाई भगत के खेत में जो पैदा होता था कहाँ लेके जाते थे उसे? कहाँ लेके जाते थे? मंडी में बेचने, कबीरपंथी भट्ट में, अपने घर की तिजोरी में या जमींदार के पास? राइट आंसर इसका कबीरपंथी मठ में। सातवां क्वेश्चन, लेखक बाल गोविंद भगत की किस विशेषता पर सबसे अधिक मुग्ध था? उनके पहनावे पर, खेतीबाड़ी पर, उनके मधुर संगीत गान पर या उनके गुस्से पर? क्या नाम है लेखक का? रामवृक्ष जी बेनीपुरी। कौन सी विधा से बहुत ज्यादा ये प्रशंसा करते थे या मुग्ध हो गए थे? जो बाल गोविंद साहब गाना गाते थे, कब कब गाना गाते थे ऊपर अभी हमने पढ़ा, तो मधुर संगीत गान पर ये क्या हो गए थे? मुग्ध हो गए थे। आठवां क्वेश्चन क्या है, आषाढ़ के महीने में समूचा गांव कहाँ दिखाई देता है? आषाढ़ मतलब चैत्र वैशाख ज्येष्ठ और आषाढ़, ज्येष्ठ की गर्मी और आषाढ़ का जून वाला महीना, ठीक है। तो इस समय क्या होती है, जून के एंड में बारिश चालू हो जाती है, तेजी से बारिश होती है, तो ये लोग क्या करते थे, खेतों में धान बोते थे। तो राइट आंसर क्या है आपका? खेतों में। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत खेतों में संगीत गाते हुए कौन सा काम करते थे? हल चलाते थे, धान की रोपनी करते थे, गेहूं काटते थे या घास छीलते थे? अभी हमने पढ़ा क्या करते थे, धान की रुपाई करते थे। धान की रुपाई होती है ना खेतों में, तो गाना गाते गाते महिलाएं या पुरुष जो भी गाना गाते हैं और धान की बढ़िया से रुपाई होती है। बाल गोविंद भगत का मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा था? यह भी ध्यान रखने को बोला था। ढोलक बजाते थे, बांसुरी बजाते थे, खंजड़ी या मजीरा बजाते थे? क्या बजाते थे? बाल गोविंद साहब जो थे खंजड़ी बजाते थे, ठीक है। इसके बाद 11वां क्वेश्चन, भादो की आधी रात में भगत जी कौन सा गाना गूंजता था? राम भजरे भाई, तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जागा रे, प्रभु जी तुम चंदनम पानी, मन रे तन कागज का पुतला? जब डिटेल में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भादो की आधी रात में भगत जी ये वाला गाना सुनते थे, तेरी गठरी में लागा चोर। गाते थे, सुनते नहीं थे, गाते थे खुद ही। पहले के लोग गाना मोबाइल में लगा कर नहीं सुनते थे, क्या करते थे, खुद ही गाते थे। आजकल तो हम मोबाइल सिस्टम वगैरह पे जो है गाने लगा लेते हैं बढ़िया से और सुनते हैं, पहले के लोग खुद ही गाना गाते थे। अब 12वां क्वेश्चन आता है, भगत जी की प्रभातियां किस महीने से शुरू होकर किस महीने तक चलती थी? आषाढ़ से भादो तक, कार्तिक से फागुन तक, चैत्र से वैशाख तक या माघ से ज्येष्ठ तक? प्रभातियां मतलब प्रभात के महीने में या सुबह उठकर जल्दी गाना गाना। तो ये कब गाते थे वो? दिवाली के समय से होली के समय तक, मतलब कार्तिक से लेकर फागुन तक। हम बोलते हैं ना कार्तिक माह की अमावस्या को क्या आती है, दिवाली। इसके बाद फागुन में क्या आती है, होली। तो कार्तिक से लेकर फागुन तक क्या गाते थे ये? प्रभातियां गाते थे। 13वां क्वेश्चन क्या है, गर्मियों के दिनों में भगत जी की शाम की मंडली या कीर्तन को क्या कहा जाता है? संध्या, आरती, जागरण या सत्संग? शाम के समय की बात है तो शाम के समय को क्या कहा जाएगा?
संध्या। शाम को सांझ या संध्या ही बोलते हैं ना, तो शाम को क्या कहा जाएगा आपका? संध्या। इसके बाद 14वां क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? कैसा बताया लेखक ने? बहुत चतुर और पढ़ा लिखा। सुस्त बोधा मतलब कमजोर बुद्धि का। क्रोधी और झगड़ालू या बहुत बड़ा व्यापारी। राइट आंसर है इसका सुस्त और बोधा। इसके बाद 15वां क्वेश्चन, बेटी की मृत्यु होने पर भगत जी अपनी बहू को क्या कहने के लिए कह रहे थे? रोने और विलाप करने के लिए, घर छोड़कर जाने के लिए, उत्सव मनाने के लिए या मौन व्रत धारण करने के लिए? क्या बोला था बहू को? घर छोड़कर चली जाओ, या उसके भाई को बुलाया था और जाने के लिए कहा था, और क्या बोला था? इनकी दूसरी शादी करवा देना। तो घर छोड़कर जाने के लिए कहा था। 16वां क्वेश्चन, भगत जी के अनुसार मृत्यु के बाद विराहिणी मतलब जो आत्मा है किससे जाकर मिल जाती है? संसार से, अपने प्रेमी या परमात्मा से, माया से या पंच तत्व से? किससे मिल जाती है? आत्मा का मिलन किससे हो जाएगा यहाँ पर? परमात्मा से। तो राइट आंसर क्या है? परमात्मा से। भगत जी ने अपने बेटे की चिता को मुखाग्नि किससे दिलवाई? समाज की बेड़ियों को तोड़कर जो बेटे की चिता को मुखाग्नि किससे दिलवाई थी? कोई भाई था क्या उनका? नहीं था। स्वयं अपने हाथों से दी थी, या बहू से दिलवाई थी, या गांव के मुखिया से दिलवाई थी? किससे दिलवाई थी? जो उनकी बहू थी उससे चिता को मुखाग्नि दिलवाने का काम किया था। 18वां क्वेश्चन है, श्राद्ध की अवधि पूरी होने पर भगत जी ने बहू के भाई को बुलाकर क्या आदेश दिया? इसे मायके में ही रखना, दूसरी शादी कर देना, इससे खेती करवाना या साध्वी बना देना? क्या बोला था भगत जी ने? कि इसे ले जाओ और इसकी दूसरी शादी करवा देना। 19वां क्वेश्चन, भगत जी हर वर्ष कितनी दूर पैदल चलकर गंगा स्नान करने जाते थे? 30 कोस जाते थे। ये जब आप विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भगत जी 30 कोस जाकर गंगा स्नान करते थे। और अंतिम समय में जब ये 30 कोस चलकर गंगा स्नान करने जा रहे थे तो वापस आते समय क्या हो गए? ये पूरा समय उपवास रखते थे। जब घर से निकलते थे और गंगा तक पहुंचते थे तो इस समय तक ये क्या घर से खाना खाकर निकलते थे और गंगा तक जाते जाते बढ़िया उपवास करते थे, गाना गाते हुए जाते थे। अब जब ये वृद्ध हो गए बहुत ज़्यादा और तब इन्होंने ये काम किया, तो जब वापस आ रहे थे तो इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी और घर में फिर इन्हें बुखार वगैरह आया और ये क्या हुआ? इनकी मृत्यु हो गई। 20वां क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत की मृत्यु का क्या कारण बना? कोई दुर्घटना हुई थी, बीमारी और बुखार में भी नियम व्रत नहीं छोड़े थे, बुढ़ापे का अकेलापन या बहू से झगड़ा? क्या कारण था? इनकी बीमारी और बुखार में भी इन्होंने क्या किया? नियम व्रत को नहीं छोड़ा। रोज सुबह से नहाते थे, बढ़िया गाना गाते थे, खेतीबाड़ी में ध्यान देते थे। इससे क्या होते गए? धीरे धीरे और कमजोर होते गए और धीरे से इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो 20 क्वेश्चन हमने करवाए हैं और इसकी जो विस्तृत जो वर्णन है रेखा चित्र का वो भी आपको ऊपर देखने को मिलेगा। तो आप जाकर क्या करना, एक बार PDF को डाउनलोड कर लेना और एग्जाम से पहले पढ़ लेना। जब आप 2 बार इसे पढ़ लोगे तो इसके कोई भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे, एग्जाम में सीधे सीधे आपको याद आ जाएगा और आपके फ्री के आपको कितने मिलेंगे? एक क्वेश्चन पर 1 नंबर मिलेगा। तो इसलिए करना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल ध्यान दीजिए इस चीज़ पे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।